बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स। आज हमने इसका टॉपिक करना है रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें अपनी बॉडी में जितनी भी इनकी एक्टिविटीज यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी जो है हमारी बॉडी को प्रोवाइड होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है, और जब उसकी बॉन्डिंग टूटती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तो उससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। और हमारी बॉडी जो है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करते हैं। बायोलॉजी में हम रेस्पिरेशन को दो वेज में यूज़ करते हैं। एक तो आ जाता है सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन और सेकंड आ जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से मुराद है कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होना है। जिस तरह हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से खारिज करते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है एक ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के दरमियान, एक जानदार और माहौल के दरमियान जो गैसों का, इन गैसेस का एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन से मुराद है कि जिसमें हमारी बॉडी के एक सेल जो है वो रेस्पायर करता है। ये ऑक्सीजन जो है जब एक सेल के अंदर जाती है तो सेल में स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, कार्बन चेन की, और उस ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में जो कि सेल जो है वो यूज करता है। अब रेस्पिरेशन की दो टाइप्स आ जाती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती इसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी का जो मेन फ्यूल है, जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो फ्यूल है जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, वो फ्यूल जो है दैट इज द ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ही मेटाबोलाइज होती है और जिसे एनर्जी मिलती है। अब ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मेटाबोलाइज हो रहा है और एब्सेंस में। क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्रेंस से पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जब स्प्लिटिंग होती है, यानी कि जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो इससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं पायरुविक एसिड के, और इस रिएक्शन को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, द स्प्लिटिंग और द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोसोल में होता है। साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो पायरुविक एसिड बाकी जो इसकी जो है मजीद इसको जो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये जो रिएक्शन दिखाया गया है ये ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला दिया गया है, और इससे पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें 2 NAD के मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं NADH2 में। ये फर्स्ट स्टेप जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, उनमें ये स्टेप फर्स्ट स्टेप जो है वो आइडेंटिकल होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डिपेंड करता है
टाइप ऑफ सेल पे कि सेल किस किस्म का है, या तो सेल एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। उसी पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा होगा। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ये थ्री एक डायग्राम दी हुई है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो सेल में किस तरीके का प्रोसीजर होगा, ऑक्सीजन के बगैर होगा तो बैक्टीरिया में किस तरह होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह होगा। तो ये एक जनरल डायग्राम दी हुई है। पायरोवेट जो कि एंड प्रोडक्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस की, यानी कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो एंड पे पायरोविक एसिड बन जाता है। ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है जितना कि एक ही स्टेप में दिया गया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। एंड पे जाके जो है वो पायरोविक एसिड या पायरोवेट का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो डायग्राम दी गई है इसमें बताया है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब पायरोवेट बनता है तो पायरोवेट के बाद बाकी प्रोसीजर जो है, पायरोवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है 2 कार्बन कंपाउंड में एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए जो है वो फिर एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रेब्स साइकिल में ये साइकिल जो है वो रन करता है जिससे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये प्रोसेस जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो लिविंग सेल में जो है वो ये प्रोसीजर होता है। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, बैक्टीरिया में एस्टाल्डिहाइड यानी कि पायरोविक एसिड जो है वो एस्टाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एस्टाल्डिहाइड से फाइनल प्रोडक्ट जो है एथेनॉल बनती है। जिस तरह हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो फर्मेंटेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में एथेनॉल बनता है, जिससे जो है कहते हैं जो है खमीर लगाते हैं हम आटे को, तो वो असल में जो है वो एस्टाल्डिहाइड और एथेनॉल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से वो जो है ब्रेड जो है फूल जाती है। और हमारे बॉडी में मसल्स के अंदर जब हम वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक, यानी कि मसल्स को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिल रही होती, इसी वजह से हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है मसल सेल्स में। और मसल सेल जो हैं वो पायरोवेट से इसकी ब्रेकडाउन जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन करने की बजाय जो है वो ये प्रोसेस होता है जिससे लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बनता है, और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इसी वजह से जो मसल्स हैं वो पेनफुल हो जाते हैं, दर्द करना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि खलियां पड़ गई हैं। उसमें वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है जिससे मसल्स पेनफुल हो जाते हैं। और फिर जब नॉर्मली हम जो है ये प्रोसेस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब ब्लड की सप्लाई होती है या फिर जो है मसाज करते हैं हम, तो नॉर्मल जो है वो जो है ब्लड स्ट्रीम, ब्लड जब वहाँ पे मूव करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है दोबारा से मसल्स को, तो दोबारा से एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है और लैक्टिक एसिड दोबारा से सेल कंज्यूम कर लेते हैं और नॉर्मल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो जो है लैक्टिक एसिड वहाँ से ख़त्म हो जाता है और नॉर्मल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ये दोबारा से दिए गए एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये प्राइमेटिव सेल्स यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में और कुछ जो है यूकैरियोटिक सेल्स में, जिस तरह के यीस्ट है, इसमें पायरोविक एसिड की फर्दर जो ब्रेक डाउन होती है, यानी कि पायरोविक एसिड मजीद टूटता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करता है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पायरोविक एसिड से ऑक्सैलो एसीटेट बनने की बजाय इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये इसमें पायरोविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और ये प्रोसेस जो है कहाँ पे होता है, मसल्स में, ह्यूमन मसल्स के अंदर, जिसे पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाता है। और बहुत से ये जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये प्रोसीजर हमारी बॉडी के अंदर होता है।
अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत लो अमाउंट में होती है। सिर्फ 2% एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब ब्रेकडाउन होती है तो सिर्फ 2% ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती पायरोबिक एसिड की। इसी वजह से ये जब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है तो उस दौरान ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से सिर्फ 2% केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एटीपी में, और इससे बहुत लो अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है।